देखो बच्चों, जैसा कि अपन ने अभी तक पढ़ा, पहला पॉइंट बताइए जल्दी से। ये जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है, इसमें टोटल प्रोविजंस कितने हैं? 298। और ये एक्ट मैंने 4 पार्ट में बांट रखा है। सेक्शन 1 से लेके क्या 89, ये इंटर वाले सारे चैप्टर्स आते हैं, बेसिक चैप्टर, आरएस चैप्टर, 5 हेड्स, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शंस। उसके अलावा जब आपने टोटल इनकम निकाल ली और टैक्स निकाल लिया तो आपको असेसमेंट करना होता है। क्या करना होता है? बताओ कितने लोगों का असेसमेंट करते हैं हम? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और क्या फर्म, फर्म ऑल की क्या एलएलपी और क्या कंपनी। कंपनी को हम क्या बोलते हैं? मैट। तो कंपनी पे तो अप्लाई होता है मैट और इन पे क्या अप्लाई होता है? एएमटी। ये सारे चैप्टर्स है तुम्हारे, बोलो। इसके अलावा तुमको और किसका असेसमेंट करना होता है? ट्रस्ट का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, पॉलिटिकल पार्टी का, इलेक्टोरल ट्रस्ट का, म्यूचुअल एसोसिएशन का और एनआरआई का। तो ऐसे करके बच्चों ये करीब तुम्हारे 12 चैप्टर ही हो गए। ठीक है बच्चों? और एक बार आगे बढ़ने से पहले मेरे को बताओ सेक्शन 1 क्या है? स्कोप, रिसिप्ट का मतलब 10(1), 10(2) से 10(48), अदर एग्जामिशन 10AA, सेज 11 से 13, ट्रस्ट का असेसमेंट 13A, पॉलिटिकल पार्टी का असेसमेंट 13B, इलेक्टोरल का। पर्सन है, इनकम है, इंडिया में टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट नहीं है। टोटल इनकम निकालने के लिए इनकम को वहां लेके जाओ हेड्स में। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसके खर्चे आपको अलाउड नहीं होंगे। सारे सेक्शन लर्न करवा दिए कल मैंने। 15 से 17, 22 से 27, 28 से 44 बी एंड बी, 45 से 55, 56 से 59 अदर सोर्स। इन सबका क्या लगा लो? टोटल। 60 से 65 क्लबिंग। फिर डीम्ड इनकम का सेक्शन 68 से 69, इसमें से क्या लेस कर लो? सेट ऑफ। 70 से 80 डिडक्शन सेट ऑफ, वो क्या जाती है? जीटीआई। और जीटीआई में से क्या मिलता है? डिडक्शन। एटीसी से, और इसको क्या बोलते हैं? टोटल इनकम। और इस पे टैक्स निकाल दो, उसको बोलते हैं असेसमेंट। इंटर में टोटल इनकम और टैक्स निकालना किसका आता था? इंडिविजुअल का। फाइनल में एचओएफ का भी आना चाहिए, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, इन सब का आपको टैक्स निकालना आना चाहिए। एग्जाम में ये जो पोर्शन है ये लिखा हुआ बोर्ड पे, और ये जो पोर्शन है वो 50 मार्क्स का आता है। तो कल आपको मैंने इतना ओवरव्यू यहां तक दे दिया था। फिर जो नई चीज है, तो बताइए पार्ट 1 में एक तो आप ये सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे और एक ये असेसमेंट पढ़ेंगे, लेकिन ये जब तक नहीं पढ़ सकते जब तक कि आपको ये, तो बताओ अगर मेरे को क्या करना है, क्या मैं यहां से पढ़ाई स्टार्ट कर सकता हूं? आओ बच्चों, आज आपको फॉर्म का असेसमेंट पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ा पाऊंगा तो क्यों? उससे पहले आपको क्या आना चाहिए? बी एंड बी। ठीक है? जो बच्चे डेमो के चक्कर में घूमते हैं, आप मेरी बात लिख लेना, हो सकता है बाई चांस कोई इधर उधर बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। आपको बी एंड पी 20 दिन से ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, ये मेरी बात लिख लेना। और वही बी एंड पी अपन यहाँ पे 60 दिन पढ़ेंगे। 125 केस लो, सीए फाइनल के 140 क्वेश्चन। जब तक वो नहीं करोगे ना, आपका बी एंड पी भी खराब और आपके ये सारे चैप्टर खराब हो जाएंगे। और मेन पेपर यहाँ से आता है, तो लोगों का बी एंड पी खराब होता है। पता है इंटर जैसे होता है, बोला इंटर में जो पढ़ा था ना बस वो होता है, अमेंडमेंट पढ़ लेना आप। जबकि इंटर और फाइनल में बी एंड पी में क्या है? डिफरेंस है। और इसीलिए तो आपको 60 दिन पढ़ा रहे हैं। इंटर में मैंने भी तो आपको 15 दिन पढ़ाया था, लेकिन वही लेक्चर फाइनल में हम कितने दिन पढ़ेंगे? 60 दिन। मेरा ये मानना है जिस बच्चे का बी एंड पी अच्छा है ना, उसको इन चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। समझ गए बच्चों बात को? अच्छा, पार्ट 2। पार्ट 2 कौन सा था? 90 से लेके 109। इसमें करीब 6 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर? 6। इन सबको लॉ में बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? कल मैंने आपको कौन सा बताया था? DTAA। क्या बताया था बच्चों? DTAA। तो एक तो चैप्टर है जिसका नाम क्या है? DTAA। बोलो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। 2 सेक्शन पढ़ाए थे, 90 और क्या होता है? 90 तो ये बोलता है, नहीं वो तो ठीक है,
अगर किसी इनकम पे दो कंट्री में क्या लग रहा है, टैक्स, और हमारी गवर्नमेंट का उससे क्या हो रखा है, टाई अप, क्या हो रखा है, तो आपको इंडिया में एग्जेम्पशन मिल जाती है। एग्जेम्पशन दो तरीके से मिलती है, एग्जेम्पशन मेथड, क्रेडिट मेथड। एग्जेम्पशन मेथड में हम इनकम दिखाते ही नहीं है, और क्रेडिट मेथड में इनकम दिखाते हैं, टैक्स निकालते हैं, और जितना टैक्स हमने इंडिया के बाहर पे किया था उसकी मिलेगी। और एक होता है 91, जब हमारा एग्रीमेंट नहीं होता तो वैसे तो कोई रिलीफ नहीं मिलती, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको क्या मिलेगी, रिलीफ, टैक्स क्रेडिट मेथड के हिसाब से। दूसरा चैप्टर आता है ट्रांसफर प्राइसिंग, जिसके सेक्शन है 92 से लेके क्या 92 है, कल ये बताया था मैंने, ठीक है। 92 से लेके कौन सा 92 है, तो एक बार आप लिखो उस पर 92 से लेके 92F, ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। देखो बच्चों, पहले मैं इसका एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं और फिर इसके जो जो सेक्शंस है वो आपको बताऊंगा क्या है। कल भी बताया था मैंने। बच्चों ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, जल्दी से बताओ। जैसे आप कहाँ रहते हो, इंडिया, और आपके पास ऑर्डर कहाँ से आया, यूएसए से। आप रहते हो इंडिया और एक क्या है, यूएसए। आपने यहां परचेज की, कितने की, 2 लाख की, और सेल की यूएसए कितने की, 30 लाख, मतलब सेल की 30 लाख की। ऐसा करने से बताओ इंडिया में जो प्रॉफिट आया, क्या आया, 28 लाख इंडिया में क्या आया, प्रॉफिट आया। अब बताइए इंडिया में जो टैक्स रेट है, इंडिया टैक्स रेट कितना है, 30%। बताओ टैक्स कितना बना, 8,40,000। बोलो ये टैक्स बना नहीं बना, पहले तो ये लिखो, वायर ट्रांसफर प्राइसिंग लिखो, वायर ट्रांसफर प्राइसिंग। ये चैप्टर क्यों आया, वायर ट्रांसफर प्राइसिंग, ये लिखो, बना लो एग्जांपल। वायर ट्रांसफर प्राइसिंग, सर एक बार रिपीट करना प्लीज। वायर ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब ये चैप्टर क्यों आया। तो मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, ये इंडिया और ये क्या, यूएसए। आपने इंडिया में कितने का परचेज किया, 2 लाख, सेल कितने का किया, 30 लाख। बताओ इंडिया का प्रॉफिट कितना आया, 28 लाख। इंडिया में टैक्स रेट क्या है, 30। तो आप पे इतना टैक्स लगना चाहिए, बोलो। तो लिखो बच्चों, अब एक लाइन छोड़ के लिखो, असेसी ने टैक्स बचाने के लिए ये लिख लिया क्या एग्जाम्पल सबने, असेसी ने टैक्स बचाने के लिए टैक्स हेवन कंट्री में
एसएससी ने टैक्स बचाने के लिए टैक्स हेवन कंपनी में, टैक्स हेवन कंट्री में एक कंपनी ओपन कर ली, एक कंपनी ओपन कर ली। बताओ तो उस कंपनी को क्या बोलते हैं हम लॉ में? मतलब ग्रुप कंपनी हो गई तो लॉ में बोलते हैं एसोसिएट एंटरप्राइजेज। डेट इज, लिख दो, डेट इज एसोसिएट एंटरप्राइजेज। एसएससी ने टैक्स बचाने के लिए क्या किया? टैक्स हेवन मतलब जो जहां टैक्स रेट कम होती है, टैक्स हेवन कंट्री में क्या एक कंपनी ओपन कर ली जिसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएट एंटरप्राइजेज। एंड फॉलोइंग मैनर में ट्रांजैक्शन किया, एंड फॉलोइंग मैनर में ट्रांजैक्शन किया। तो जो रियल में ट्रांजैक्शन ये होना चाहिए था जो बोर्ड पे है, बोलो। अब एसएससी ने क्या किया? ट्रांजैक्शन को घुमाया। भेजना कहां था? तो उसने क्या किया? ट्रांजैक्शन को घुमाया। एक तो क्या हो गया? इंडिया। इंडिया में कंपनी का नाम क्या है? ए लिमिटेड। यहां पे कंपनी का नाम क्या था? ए लिमिटेड। उसने दुबई में या हांगकांग में कंपनी खोल ली। दुबई टैक्स हेवन कंट्री है जहां पे टैक्स ना के बराबर है। मान लो कहां कंपनी खोल ली? उसका मालिक कौन है? कोई और या खुद ही? नाम क्या रखा कंपनी का? बी लिमिटेड। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एसोसिएट एंटरप्राइजेज। और फिर यहां से माल यहां भेजा। कितने में? यूएसए। आई बात समझ में? अब वही ट्रांजैक्शन कैसे किया? परचेज। लिखते जाओ बच्चों। परचेज इन इंडिया कितने की? 2 लाख। सेल टू क्या? बी लिमिटेड। बी लिमिटेड कौन है? बी लिमिटेड। कितने में? चलो 4 में कर ली। थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा दो, है ना? सेल बाय बी लिमिटेड टू यूएसए लिमिटेड। सेल बाय बी लिमिटेड टू क्या? यूएसए लिमिटेड। कितने पे? 30 लाख। बोलो। इधर देखो, दोनों ही केस में यूएसए वाले को तो 30 लाख में पड़ा। हांगकांग में टैक्स रेट क्या है और इंडिया में क्या है? बताओ, अगर ये चैप्टर नहीं होता जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं तो बताओ क्या होता? टैक्स इन इंडिया, टैक्स इन इंडिया। बताओ कितना? 4 लाख माइनस क्या? 2 लाख। उसका शायद 60,000 रुपये आएगा। और टैक्स इन कहां पे? और दोनों के मालिक तुम ही तो हो। कितना? 30 लाख माइनस 4 लाख इंटू 5%, 26 लाख। और 26 लाख का कितना? 1,30,000। बताओ टोटल टैक्स इतना पे किया। तो बताओ अगर वो डायरेक्ट ऐसे करता तो इंडिया सरकार को कितना टैक्स मिलता? 840। और ऐसे किया तो 10 आदमी पे टैक्स इतना लगा। बताओ अगर आपको करना चाहिए तो आप क्या करना पसंद करोगे? यही करोगे आप भी? टैक्स बचने से बताओ ऐसा करोगे नहीं करोगे? तो आपने जो इंडियन प्रॉफिट था उसको डाइवर्ट कर दिया। क्या कर दिया? डाइवर्ट। इंडिया में केवल कितना प्रॉफिट दिखाया? 2 लाख। वैसे इंडिया का प्रॉफिट 28 होना चाहिए था, आपने 2 तो दिखाया इंडिया में और 26 का दिखाया हांगकांग में। जिस कंट्री में टैक्स रेट क्या होती है? कम होती है। आप अपना प्रॉफिट वहां डाइवर्ट कर रहे हो। बताओ 2002 से पहले ऐसे ही हो रहा था। इससे हमारे सरकार को नुकसान हो रहा था नहीं हो रहा था? बताओ, बोलिए। तो
तो बताइए क्या ये टैक्स अवॉइडेंस था या नहीं था? तो जब लॉ में टैक्स अवॉइडेंस होते हैं, उनको रोकने के लिए वायरस आ जाता है, तो क्या किया जाता है? एंटी वायरस छोड़ा जाता है ना। तो जब लॉ में टैक्स अवॉइडेंस होते हैं और सरकार को क्या होता है? नुकसान, तो सरकार सार लेके आती है। सार की फुल फॉर्म स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स। क्या बोला मैंने? तो ऐसे अवॉइडेंस जिनको रोकने के लिए लॉ में प्रोविजन बने हुए हैं, उनको तो बोलते हैं सार। और ऐसे टैक्स अवॉइडेंस जिनको रोकने के लिए लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है, उन पे अप्लाई होता है गार। और सेक्शन 95 से 102 क्या है? गार के प्रोविजन। गार की फुल फॉर्म जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। क्या बोला मैंने? जल्दी से बताओ। तो बच्चों 2002 से पहले बताओ, इसको रोकने के लिए कोई प्रोविजन नहीं था। क्या नहीं था बच्चों? तो फिर क्या होगा? गार्ड लगेगा। और अगर रोकने के लिए क्या बने हुए हैं, तो क्या लगेगा? सार। क्लबिंग क्या होता है? क्लबिंग इनकम टैक्स में क्या होता है? हस्बैंड के पैसे से वाइफ कमाएगी, तो वो इनकम किस में क्लब होती है? हस्बैंड में। तो क्लबिंग क्या है? सारी तो है। जैसे मैं हूं, आज मान लो मैं ट्यूशन से ऑलरेडी 10 लाख रुपए कमा रहा हूं, मेरे पास 20 लाख रुपए की एफडी है, मैं 20 लाख की एफडी मेरी वाइफ के नाम बना दूं, पैसा मैं दे रहा हूं, वाइफ ने 3 लाख कमाया, तो अगर मैं एफडी वाइफ को नहीं करता तो 3 लाख मेरे में जुड़ते, तो मेरी इनकम कितनी होती? 10 और 3 13, और मेरे को 13 लाख पे टैक्स देना पड़ता। अब बताओ, मैंने एफडी अगर किसके नाम की बना दी? वाइफ के नाम की, तो मैं टैक्स कितने पे दूंगा? 10। वाइफ 3 लाख की इनकम, 3 लाख पे टैक्स लगता ही नहीं है। बताओ टैक्स बचा नहीं बचा? तो लोग क्या कर रहे थे? हस्बैंड अपना पैसा किसको देता था? वाइफ। तो लॉ में उसको रोकने के लिए प्रोविजन बना क्लबिंग। बोलो, तो क्लबिंग क्या है? सार। गिफ्ट, तुम मुझे फीस दे रहे हो, क्या लगेगा? टैक्स। तुम मुझे फीस दे रहे हो, क्या लगेगा? टैक्स। मैं बोलता हूं यार फीस नहीं दी, फीस मत दो मेरे को, फ्री में पढ़ाऊंगा, मैं तुमको फ्री में पढ़ाऊंगा और घर पे बुलाऊंगा, पार्टी भी दूंगा, मेरी बर्थडे को मैं लड़के की बर्थडे बनाऊंगा, मेरी लड़की, लेकिन उस दिन 50,000 रुपये गिफ्ट लेके आना। बोलो, तुम सबसे किस नाम से पैसा ले लिया? गिफ्ट के नाम से। अब बताओ क्या हो गया? हो गई चोरी। तो बताइए 2005 तक ऐसे हो रहा था क्या कि आप लाखों रुपए के क्या ले रहे थे? गिफ्ट। और गिफ्ट देने वाला कौन था? रिलेटिव या नॉन रिलेटिव? तो बोला कोई अनजान आदमी किसी को क्यों देगा? इसलिए जब ये चोरियां हो रही थी, अवॉइडेंस हो रहे थे, तो रोकने के लिए गिफ्ट चैप्टर बना कि अगर कोई नॉन रिलेटिव से 50,000 का क्या मिलेगा? गिफ्ट मिलेगा, तो आपकी क्या बनी जाएगी? इनकम। वो क्या है? गिफ्ट क्या है? गार या सार? क्या होता है सार? मतलब अगर इनकम टैक्स में कोई क्या हो रहा है? टैक्स का अवॉइडेंस, ये क्या है? उसको रोकने के लिए सरकार क्या बनाती है? सार। तो इनकम टैक्स में ऐसे कई प्रोविजन है जो टैक्स अवॉइडेंस को रोक रहे हैं। लेकिन जब अगर प्रोविजन ही नहीं है, तो बताओ फिर क्या था? लोग आराम से क्या कर जाते थे? तो एक तो क्या हो, एक तो पोस्टमार्टम होता है। क्या होता है पोस्टमार्टम? मरने के बाद। और एक पहले से हो जाए, तो क्या होना चाहिए बताओ? मतलब एक तो लोग अवॉइडेंस कर गए, फिर लॉ आया। एक तो लोग क्या कर गए? अवॉइडेंस, और फिर उसको रोकने के लिए क्या आया? तो एक बार तो सरकार को चूना लगा गया ना। बोलिए। तो बच्चों ऐसे कई चीजें थी जहां पे लोग क्या कर रहे थे? नए नए रास्ते निकाल के क्या कर रहे थे? टैक्स का क्या कर रहे थे? अवॉइडेंस। फिर सरकार उसको रोकने के लिए प्रोविजन लाती, और सरकार जो प्रोविजन लाती है वो पीछे से लाती है, आगे से लेके आती है? प्रोस्पेक्टिवली लाती है या रिट्रोस्पेक्टिवली लाती है? मान लो आपने 2005 से टैक्स की चोरी कर रहे थे, सरकार को खबर मिल गई कि लोग क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, तो सरकार ने उसको रोकने के लिए प्रोविजन बनाया। तो वो जो प्रोविजन होगा वो बैकडेट से अप्लाई होगा या आगे से अप्लाई होता है? तो एक बार तो लेकिन चोरी हो ही गई ना। बोलिए। तो बताओ सरकार क्या चाहती है? चोरी होने के बाद पता चले या ऐसे प्रोविजन हो कि चोरी को ही रोक दे? तो बच्चों पहले सरकार क्या करी थी? सार के ही प्रोविजन आती थी, मतलब चोरी होती थी उसको रोकने के लिए प्रोविजन, फिर चोरी, फिर प्रोविजन, फिर चोरी, फिर प्रोविजन। सरकार का दिमाग क्या हो गया? खराब। तो सरकार आजकल 2019 में एक चैप्टर लेके आई जिसका नाम है क्या? गार। क्या नाम है बच्चों? गार। और उसमें क्या लिखा हुआ है? ऐसे टैक्स अवॉइडेंस जिनके लिए सार नहीं बने हुए। क्या बोला मैंने? ऐसे टैक्स अवॉइडेंस जिनके लिए, उन पे क्या अप्लाई होगा? गार। गार मतलब
जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल। लेकिन वो एक वैल्यू के ऊपर चोरी होगी। क्या बोला मैंने? एक वैल्यू के ऊपर चोरी होगी। तो सार और गार में क्या डिफरेंस है? नहीं नहीं, मतलब सार और वैसे क्या, सार किसे कहते हैं? ऐसे अवॉइडेंस जिनको रोकने के लिए इनकम टैक्स में ऑलरेडी क्या बने हुए हैं? प्रोविजन। उनको तो क्या बोलते हैं? सार। और ऐसे टैक्स अवॉइडेंस जिनको रोकने के लिए लॉ में कोई, तो बताओ उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या बना दिया? गार, जर्नल। कि अगर आपने ऐसी हरकत की तो भले ही उसके लिए लॉ नहीं बना हुआ, लेकिन उसको क्या मानेंगे? टैक्स अवॉइडेंस, और आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी जो गार का स्कोप है ना, वो लिमिटेड है। सरकार क्या करती है? बहुत चालाक होती है। सरकार पहला छोटा सा एक प्रोविजन लेके आती है, फिर देखती है लोगों के सेंटीमेंट्स क्या है। तो लोग क्या सोचते हैं? मेरे पे तो अप्लाई हो ही नहीं रहा है, कर लो ना चोरी। तो सरकार ने पहले एक वर्ग को पकड़ा, उन पे अत्याचार हो गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। फिर धीरे धीरे करके क्या दूसरे वर्ग को पकड़ेगी। अकेले अकेले पकड़ती होता है ना, वो अपन ने वो 4 बैल होते हैं और शेर होते हैं, एकता में शक्ति अपन बोलते हैं ना। अरे अपन बच्चे में कहानी पढ़ते थे ना कि 4 शेर चाहता था कि बैलों को मारना है, लेकिन बैल क्या करता था? चारों साथ देते थे, तो मार नहीं पाया। उसने क्या किया? उनकी यूनिटी तोड़ी। मुझे एक चीज बताओ, उनकी यूनिटी तोड़ी नहीं तोड़ी? बताओ। तो ऐसे ही हम ये कहना चाह रहे हैं, सरकार क्या करती है? ये चालाकी चल रही है। क्या चालाकी? पहले पूरे सेक्टर को एक साथ प्रभावित मत करो, 2 को करो। 2 कुछ नहीं बोलेंगे, फिर 4 को, 6 को, 8 को, 10 को, एक दिन सब पे हो जाएगा। अगर आपको जीएसटी में इनवॉइसिंग पता है तो पता है? इनवॉइसिंग कॉन्सेप्ट आया ना जीएसटी में, या नहीं पता? क्या है इनवॉइसिंग? टैक्स की चोरी कैसे होती है बताओ? आज जैसे मान लो तुमने मुझे फीस दी, तुमने मुझे क्या दी? फीस दी, और मैंने कैश में रख ली। अब कैश में रख ली, मैंने उसको इनवॉइस ही नहीं काटी। इनवॉइस 6 महीने तुम पढ़ के चले गए, वो पैसा मैंने रख लिया और मैंने टैक्स दिया ही नहीं। अब रिस्क ले रहा हूं 6 महीने तक, या तो लोग, सरकार के लोग आ जाए, और या नहीं आए तो 6 महीने बाद सब कुछ रफा दफा खत्म। बताओ क्या होगा? टैक्स की चोरी हुई नहीं? बताओ यहां पे। तो सरकार क्या चाहती है कि हम एक एक दुकान पे तो जाएंगे नहीं, तो बताओ क्या करेगी सरकार? एक एक दुकान में जाएंगे नहीं, तो सरकार ऐसा प्रोविजन बनाए कि हमको पता चल जाए आज ही कि बच्चे ने एडमिशन लिया है। बोलो। एक तो क्या बोल रहा हूं मैं, जल्दी बताओ क्या बोला मैंने? तुमने मुझे कैश दी है, कैश देके क्या कर लिया मैंने? जेब में रख लिया। और मेरे को बताओ इनकम दिखानी चाहिए थी, मैंने नहीं दिखाई। मेरे पास मान लो 4 लाख रुपए आ गए, मैंने नहीं दिखाई। तुम कितने दिनों में चले जाओगे? 6 महीने में। 6 महीने तक सरकार का कोई आदमी मेरे यहाँ आया भी नहीं। ऐसे सरकार के आदमी हर जगह थोड़ी जाते हैं, नहीं आए मेरे पास। 6 महीने बाद क्या हुआ? तुम लोग चले गए, फिर मैंने वो इनवॉइस काटी भी नहीं, ना तुमने मेरे से मांगी, और मैंने 4 लाख रुपए रख लिए, बात खत्म। अब किसको क्या पता कि मेरे पास कैश आए थे? बोलो। और एक सिस्टम क्या होना चाहिए? ऐसा कुछ करो कि आज ही पता चल जाए क्या कि वो आए। आज तुम रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में खाना खाया, उसने क्या बनाया? बिल बनाया, तुम 1000 रुपये दे गए, जीएसटी भी दे गए, तुम्हारे जाते उसने बिल को, तुम बिल वहीं छोड़ जाते हो ना, बिल को फाड़ दिया। अब बताओ उसने क्या कर लिया? तुमने 1000 रुपये भी ले लिए, उस पर ना तो इनकम टैक्स दिया, और तुम जो 18% क्या देके आए वो भी रख लिया, और तुम बिल लेके ही नहीं गए। तो ऐसे लोग जो रेस्टोरेंट में बिल छोड़ के चले जाते हैं, बोलो, ऐसे लोग जो रेस्टोरेंट में क्या छोड़ के चले जाते हैं, तो रेस्टोरेंट वाला क्या करता होगा? बताओ दिल्ली से क्या करता होगा? तुम्हारे जाने का उस बिल को फाड़ देता है, कंप्यूटर से उड़ा देता है, और पूरे 1200 रुपये खुद ने रख लिए। बताओ सरकार को रेवेन्यू का लॉस हुआ नहीं हुआ? बच्चों उनका 18% मार्जिन तो फ्री में मिल गया। कौन सा फ्री में? तुम पे क्या लगाया होगा? जीएसटी। वो भी 1000 भी ले लिए और तुमसे वो भी ले लिए। बताओ ऐसा होता होगा नहीं होता? बताओ। क्या ये बात सरकार को नहीं पता? मेरे को पता है। बोलो सरकार क्या करेगी? देखो अब ऐसा है, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, अब वो इनवॉइस नहीं काटेंगे, वो ऑन द स्पॉट सेम टाइम गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके इनवॉइस बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। अब जब तुम आई, मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गया और इनवॉइस बनाई, और इनवॉइस बनाई, फिर वहीं से मेल आएगी मेरे पास, उसको डाउनलोड करूंगा और तुमको दूंगा। अब बताओ मैंने क्या कर लिया? रियल टाइम पे ही क्या बना दी? रियल टाइम पे गवर्नमेंट को बता दिया। अब बताओ उससे क्या होगा? अब बताओ तुम गए, अब मैं वापस को कैंसिल करूंगा तो सरकार मेरा गला नहीं पकड़ लेगी कैंसिल क्यों हुआ? बताओ इससे कॉन्सेप्ट कौन सा आया? इनवॉइस। पहले अत्याचार कितने पे हुआ था? जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, तो लोग कुछ हमारे क्या फर्क पड़ता है? बड़े लोगों पे, मुकेश अंबानी पे। सरकार ने उठाकर उस लिमिट को 50 करोड़ कर दिया। अब वो वाले सेक्टर के लोग भी क्या कुछ बोल नहीं रहे, सरकार ने उठाकर उसको
20 करोड़ कर दिया, अब भी लग लो अत्याचार कर रहे हैं, अब 10 करोड़ कर दिया, एक दिन 5 करोड़, एक दिन पताशी वाला भी इनवॉइस बनाएगा, पताशी काटते समय, समझ क्या बोल रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे सरकार क्या करती है, एक साथ कर देती तो लोग सड़कों पे नहीं उतर जाते, एक एक वर्ग के लोगों को क्या करती है, पकड़ती है। आज समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं आपको। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो टैक्स अवॉइडेंस होते हैं उनको रोकने के लिए सरकार क्या बनाती है, एंटी अवॉइडेंस रूल। अब बताओ उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रोविजन बनाया, कैसे रोकेगी सरकार, बताओ। चोरी हुई है नहीं हुई, बताओ जल्दी बताओ मुझे, तो बताओ। अब बताओ इसने कैसे चोरी की, ये जो उसको माल बेचा वो अंडर प्राइसिंग बेचा है, अब वो प्राइसिंग बेचा। तो बताओ सरकार ने क्या बनाया, एक प्रोविजन देखो, फॉर अवॉइडिंग दिस टैक्स अवॉइडेंस, फॉर अवॉइडिंग दिस क्या, दिस टैक्स इवेजन, फॉर अवॉइडिंग दिस क्या, इवेजन, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ए चैप्टर, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ए चैप्टर which name is transfer pricing। जिसका नाम क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग। तो इस अवॉइडेंस को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक चैप्टर बनाया, कौन सा, ट्रांसफर प्राइसिंग। और लिखो, कोई भी पर्सन जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता है, कोई भी पर्सन जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता है अपनी एसोसिएट एंटरप्राइजेस के साथ, अपनी एसोसिएट एंटरप्राइजेस के साथ किसके साथ बच्चों, वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, आर्म्स लेंथ प्राइस पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए, आर्म्स लेंथ प्राइस निकालते कैसे हैं, इसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिकल है वो पार्ट, समझ गए। अब मैं हालांकि अब कभी और भी चल रहा है चैप्टर पढ़ा रहा हूं, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं, सरकार ने जब ये शुरू में लेके आई थी ना, तो कौन कौन से सेक्शन आए थे, 92, 92A, 92B, 92C, 92D और 92 क्या, E। तो शुरुआत में ये बहुत छोटा सा चैप्टर आया था, फिर धीरे धीरे करके 92CC आया, 92 क्या, CD आया, फिर 94A आया, फिर 94 क्या आया, B आया, फिर बाद में अभी 95 एक से लेके 102 आया। तो शुरुआती दौर में तो बच्चों यही आया था, और बाद में क्या हो गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, मतलब स्कोप बढ़ा दिया। और इसी कारण से ये एक चैप्टर, देखो एक चैप्टर तो हो गया कौन सा, DTAA, बोलो कौन सा, 1 2 3 4, 1 2, ये 3 4 5 और ये 6, ये 6 चैप्टर बन गए। और बाद में 2 चैप्टर बताऊंगा। 8 चैप्टरों को क्या बोलते हैं लॉ में, वैसे तो सबका इंडिविजुअल नेम है, लेकिन एक साथ में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आज मेरे परिवार में मेरे बेटे का नाम अर्णव, बेटी का नाम अनन्या, वाइफ का नाम कीर्ति, लेकिन साथ में क्या बोलेंगे, एक परिवार को अजमेरा। समझिए क्या बोल रहा हूँ, तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, ये क्या है, इंडिविजुअल है। अगर इनको एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या नाम है,
इसका नाम है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, इसका नाम है ना एनजे, इसका नाम है लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, इसका नाम है गार, और इनको एक साथ बोले तो और ये पूरा पोर्शन प्लस आरएस प्लस क्या आरएस एनआरआई का असेसमेंट और एक बीएनपी में सेक्शन आते हैं 44 बी से 4 सेक्शन आते हैं, वो मिलकर 35 मार्क्स का पेपर आता है। समझ गए मेरी बात को? ऑनलाइन तुम लोग एक बार लॉग आउट होंगे, मैं आपको वापस आईडी भेजूंगा, समझ गए ना? वो मिलकर क्या कितने मार्क्स का आता है? तो अब बताओ, एक बार बताओ ये क्या लिखा हुआ है? चार्जिंग सेक्शन, जो मैंने आपको लिखा है, क्या लिखा है चार्जिंग सेक्शन? अगर आप क्या करते हो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसके साथ, वो किस पे होना चाहिए? किसे कहते हैं एसोसिएट एंटरप्राइजेस? वो डेफिनेशन ये है, क्योंकि ये चैप्टर सब पे अप्लाई होता है या एसोसिएट से ही होता है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? हाउ टू कंप्यूट आर्म्स लेंथ प्राइस, और आपने जो आर्म्स लेंथ प्राइस निकाली उसके सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करो, और आपने सही निकाली या नहीं निकाली सीए की रिपोर्ट लगाओ। क्या लगाओ बच्चों? सीए की रिपोर्ट। बताओ सेक्शन के नाम याद हुए? क्या है ये जो मैंने लिखाया? क्या बोला? अगर आपने एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ क्या किया है, वो किस पे होना चाहिए? ये तो बोलता है ये किसे कहते हैं एसोसिएट, किसे कहते हैं इंटरनेशनल। आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकालते हैं? डॉक्यूमेंट्स कौन से, और सीए की रिपोर्ट। बच्चों 92 ही आपने पढ़ा था, पेटीएम क्वेश्चन कहां पढ़ा था? 92 ही इंटर में पढ़ा था, 92 ही। खनवानी कहां है आज? हिंट दूं? रिटर्न ऑफ इनकम में पढ़ा था। रिटर्न भरने की ड्यू डेट्स क्या होती है? 31 जुलाई, जिनकी ऑडिट होती है 30 अक्टूबर, और जहां पे सीए की रिपोर्ट 92 सेक्शन में चाहिए होती है वहां 30 नवंबर होती है ना। ये रहो 92। आप समझे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तो बताइए बच्चों, अब मुझे बताओ, अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब बताओ क्या होगा? बताओ आंसर क्या होगा तुम्हारा? ये तुमने जो सेल टू बी लिमिटेड की, बताओ आंसर क्या होगा बच्चों? अब ये गलत है ना प्राइस, एक्सपोर्ट को आपने क्या किया था? अंडर प्राइस। तो बच्चों सरकार इसको नहीं मानेगी और सरकार इसको कितना कर देगी? 30 लाख। तो जो तुमने क्या किया था? मैनिपुलेशन। तो बताओ अब तुम्हारा प्रॉफिट कितना माना जाएगा? तो बताइए इसको चेंज करने से तुम्हारी इनकम प्रभावित होगी। इनकम से टोटल इनकम, मैं कुछ भी बढ़ा दूं, बोलो क्या होगा? टोटल इनकम और टैक्स पे ही उसका क्या आएगा? इंपैक्ट आएगा। बोला था ना मैंने, वजह हो गया यहाँ पे। आई होप बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज बताओ, तो बताओ ये चैप्टर का अप्लाई होता है जब आपने एक्सपोर्ट को अंडर प्राइसिंग किया है। देखो ये चैप्टर तब अप्लाई होता है जब एक्सपोर्ट को अंडर प्राइसिंग किया है विद एसोसिएट एंटरप्राइजेज। ये चैप्टर तब अप्लाई होता है जब आपने एक्सपोर्ट को अंडर प्राइसिंग किया है। ये चैप्टर कब अप्लाई होता है? जब एक्सपोर्ट को क्या किया है। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, हमको कहां से मतलब है? विदेश से, इंडिया से? बताओ आपने एक्सपोर्ट 35 लाख भी दिखाया इंडिया में, जबकि मार्केट वैल्यू कितनी थी? आप सेल बढ़ाकर दिखा रहे हैं। हमारे देश को फायदा नुकसान है? फायदा है। फिर क्यों अप्लाई होगा चैप्टर? चैप्टर कब अप्लाई होगा? अंडर। अच्छा सर ये सेल पे ही अप्लाई होता है? नहीं, नया लाएंगे ना सिस्टम। हाँ ये तो यही रहेगा, बाकी नया कंप्यूटर नीचे लगाएंगे वो। ठीक है, क्या बोला मैंने? जल्दी बताओ। सेल एंटरप्राइज। सर ये सेल पे अप्लाई होता है, परचेज पे भी होता है? बच्चों ये चैप्टर सभी ट्रांजेक्शन में अप्लाई होता है, चाहे सेल हो परचेज हो। अब सर उल्टा करें इसका, उल्टे में दिमाग खराब हो जाता है। देखो आप, अब उल्टा कैसे होगा ये?
देखो सबसे पहले ये यूएसए था, ठीक है, आपने यूएसए से एक माल खरीदा, कहां? इंडिया, ठीक है, बाय फ्रॉम क्या? यूएसए, कितने का? 4 लाख का, एंड सेल इन इंडिया, कितने का? वही कितने का? 30 लाख। अब मुझे बताओ प्रॉफिट इन इंडिया कितना होना चाहिए? प्रॉफिट इन इंडिया कितना? और टैक्स इन इंडिया? $26 लाख का कितना? कितना? बोलो बच्चों, हाँ बोलो, हाँ, ये होना चाहिए। तो अगर मैं ईमानदार, ये एक्सपोर्ट का केस है, इंपोर्ट का केस है? इंपोर्ट का हो गया। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कैसे होगी प्लानिंग? कैसे होगी प्लानिंग? महंगे से, इससे महंगे में? अनलिटरेट आदमी से ऐसी बातें करो, घूर के देखेगा। अपन हांगकांग में एक कंपनी खोलो। क्या खोलो बच्चों? अब देखो ये कैसे होगा, बताऊं कैसे होगा? एक बार लिखो ये फटाफट। अब लिखो इन केस ऑफ इंपोर्ट। ऑनलाइन में आपको नया लिंक भेज रहा हूं ना, ऑनलाइन। हाँ जी, ये इंडिया में इतना टैक्स लगता नहीं लगता? ये होना चाहिए था नहीं होना चाहिए? बताओ, दिमाग लगाओ बच्चों, दिमाग। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको कल भी समझाया था कि सर आप एक एक चैप्टर के ओवरव्यू में इतना समय क्यों ले रहे हो? एक बार डर निकाल दूंगा आपका पहले से कि क्या होने पढ़ने वाले हो आप, और फिर मुझे लिंक करने में आसानी रहेगी। जब मैं किसी सेक्शन का लिंक दूंगा तो तुमको पहले से पता होगा 91 सर किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए पहले मैं सारे सेक्शन लर्न करवाऊंगा आपको। 298 सेक्शन तुम्हारे टिप्स पे लाऊंगा, फिर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। भले ही मेरे 5-6 दिन लग जाए, बट मैं पूरे सेक्शन टिप्स पे लेके आऊंगा आपके। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको क्या बोला मैंने? और पूरी क्लास सेक्शन को याद करेगी, 1 ये कहता है, 2 ये कहता है, 3 ये कहता है, वो देखेंगे अपन। अब बताइए बच्चों, यहाँ तक चलूँ आगे में? अब देखो बच्चों कैसे होगी प्लानिंग। यूएसए है ना, यूएसए, आप हांगकांग में एक कंपनी बना लो। क्या करो बच्चों? हांगकांग में एक कंपनी बना लो, और इंडिया में तो तुम बैठे ही हो, ठीक है। अब आप डायरेक्ट मत मंगाओ माल, यूएसए को बोलो कहां भेजे? हांगकांग, और हांगकांग से कहां मंगाओ? इंडिया। अब बताओ क्या होगा? ये क्या करेगा? परचेज, देखो इसका नाम लिख देते हैं क्या? बी लिमिटेड, और इसका क्या लिख देते हैं? और ये कहां है? तो ट्रांजैक्शन कैसे कैसे हुए? पहला ट्रांजैक्शन सेल बाय यूएसए टू क्या? बी लिमिटेड। ये तो उतने में ही करेगा, कितने में? 4 लाख में करेगा। इसको क्या मतलब है बोलो? हाँ, अब ये क्या करेगा? क्या? सेल बाय क्या? बी लिमिटेड टू क्या?
और ये दोनों कौन है? कितने में? 23 लाख में करवा दूं? बोलो। और अब क्या? सेल इन क्या? इंडिया बाय ए लिमिटेड। बोलो बच्चों, कितने में? लिख लो बच्चों। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? ऑनलाइन सर ये वाला वापस बताना क्या? देखो, इसका अपोजिट केस क्या हुआ? अगर आप ईमानदारी से काम करते तो यूएसए से कितने में माल मंगाते? अरे ईमानदारी से काम करते यूएसए से कितने में खरीदते? 4। इंडिया में कितने में बेचते? 30। आपका प्रॉफिट इंडिया में कितना होना चाहिए था? 26। और इंडिया में टैक्स देना चाहिए था 780। आप क्या चाहते हो? टैक्स बचाना चाहते हो ना? तो आपने क्या किया? डायरेक्ट यूएसए से मंगाया या यूएसए से बी लिमिटेड को मंगवाया? बी लिमिटेड कहाँ है? हांगकांग। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या हुआ? सेल बाय यूएसए टू बी लिमिटेड। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या हुआ? सेल बाय बी लिमिटेड टू ए लिमिटेड। बोलो। और तीसरा क्या हो गया? सेल इंडिया बाय ए लिमिटेड। बी लिमिटेड कौन है आपकी? एसोसिएट है ना? अब मुझे बताओ बच्चों, बी लिमिटेड कितना टैक्स देगी? बी लिमिटेड इनकम इन हांगकांग। बताओ उसने कितने में बेचा? कितने बेचा? 23 में। खरीदा कितने में था? 4 में। बताओ कितना प्रॉफिट? अब बताओ, ये कमाया तो यू हांगकांग में है ना? बताओ 5% टैक्स देगा। कितना? 90। भाई हांगकांग वाले ने कितने में खरीदा? 4 में। इंडिया में कितने में बेचा? 23 में। तो 19 लाख पे 4-5% टैक्स दे दिया। अब बताओ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड ने कितने में बेचा? ए लिमिटेड इनकम इन इंडिया। बताओ इंडिया में कितने में बेचा? 30। खरीदा कितने में था? 23। बताओ इंडिया में प्रॉफिट कितना दिखाया? 7 लाख। इंडिया में टैक्स 30%, 10। बोलो मुझे बात समझ आई नहीं? बताओ ऐसा करने से अगर ये माल डायरेक्ट का मंगाता इंडिया में तो इंडियन गवर्नमेंट को 780 टैक्स मिलता, और इसने ऐसे बदमाशी की। बताओ इंडियन गवर्नमेंट को 210 टैक्स मंग रहा है। बोलो बच्चों, ऑनलाइन ऑनलाइन बात समझ में आ रही है क्या बता रहा हूं? यस सर। ठीक है। शगुन, शिविका, ट्विंकल, यस सर। यस सर। बताओ क्या किया यहां पे? इंपोर्ट को सस्ता मंगाया, महंगा मंगाया? महंगा। इंपोर्ट को क्या मंगाया? ताकि इंडिया में कॉस्ट बढ़ जाए। अभी बताओ इंडिया में कॉस्ट कितनी थी अगर डायरेक्ट मंगाते तो? और अब बताओ ऐसे मंगाया तो इंडिया में कॉस्ट कितनी हो गई? 23 लाख। कितनी हो गई? अब बताओ टैक्स की चोरी हुई है नहीं? बताओ। तो बताइए, ये चैप्टर तब भी लगता है जब आपने इंपोर्ट अंडर प्राइसिंग या ओवर प्राइसिंग? ओवर प्राइसिंग। इंपोर्ट क्या किया है? ओवर प्राइसिंग। तो लिखो बच्चों, टू स्टॉप दिस टैक्स अवॉइडेंस, टू स्टॉप दिस टैक्स अवॉइडेंस, a chapter introduced which name is क्या? क्या बच्चों? ट्रांसफर प्राइसिंग। देखो ये चैप्टर तब भी अप्लाई होता है जब आपने इंपोर्ट ओवर प्राइसिंग किया है। ये चैप्टर तब भी अप्लाई होता है, ये चैप्टर तब भी अप्लाई होता है जब आपने इंपोर्ट ओवर प्राइसिंग किया है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर
केवल एक्सपोर्ट पे ही अप्लाई होता है, इंपोर्ट पे भी होता है? इंपोर्ट पे। एक चीज बताओ बच्चों, ये लिख लिया क्या सबने? ये लिख लिया गया? इंपोर्ट क्या होता है? ओवर प्राइसिंग। बच्चों एक चीज बताओ, इधर देखो इधर, अगर बच्चों अगर हम इंपोर्ट 1 लाख में करें तो इंडिया, हांगकांग से इंडिया में, तब चैप्टर अप्लाई हो गया। अगर अभी यहां पे आपने हांगकांग से कितने में इंपोर्ट किया? 23 में। अगर हम इंपोर्ट क्या इंडिया में 1 लाख में ही करें तो इंडिया को तो फायदा है ना, तो चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। उल्टा हो गया बिल्कुल। और चैप्टर कब अप्लाई होता है? जब एक्सपोर्ट अंडर प्राइसिंग हो और इंपोर्ट ओवर प्राइसिंग हो। बोलो बच्चों, ये चैप्टर कब अप्लाई होता है? अंडर प्राइसिंग हो और इंपोर्ट, लिखो क्रक्स, सार। ये चैप्टर तब अप्लाई होता है, ये चैप्टर तब अप्लाई होता है जब हमने एसोसिएट एंटरप्राइजेस को, जब हमने एसोसिएट एंटरप्राइजेस को एक्सपोर्ट अंडर प्राइस किया, एक्सपोर्ट क्या अंडर प्राइस किया, एंड इंपोर्ट ओवर प्राइस किया। मतलब हमारे देश को नुकसान हो रहा है, समझेगा बात को? ये चैप्टर तब अप्लाई होता है जब क्या? एक्सपोर्ट अंडर प्राइसिंग और ओवर प्राइसिंग। पता इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? कुल मिलाकर ट्रांजैक्शन आर्म्स लाइन प्राइस पर होना चाहिए। किस पे? और आर्म्स लाइन प्राइस को बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। क्या बोलते हैं बच्चों? मतलब करेक्ट ट्रांसफर प्राइस क्या होगी वो निकालना सिखाएंगे आपको। इसलिए चैप्टर का नाम क्या पड़ा? ट्रांसफर प्राइस। तो ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो किस प्राइस पे होना चाहिए, इंपोर्ट जो हो रहा है वो किस प्राइस पे होना चाहिए, इसलिए चैप्टर का नाम क्या पड़ा? ट्रांसफर प्राइस। बात समझ आ गई बच्चों? इसमें कौन कौन से सेक्शन पढ़ेंगे अपन? लिखो 92 चार्जिंग सेक्शन, 92 चार्जिंग सेक्शन, 92A मीनिंग ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइजेस। 26 कंपनियों को क्या माना है? एसोसिएट माना है। 26 डेफिनेशन है और 26 लोगों को आपकी क्या मानेंगे? एसोसिएट एंटरप्राइजेस। 92 है मीनिंग ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइजेस। 92B मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। मीनिंग ऑफ क्या? तो बताओ 92 क्या है? चार्जिंग सेक्शन। 92A क्या है? 92B क्या है? 92C हाउ टू कंप्यूट प्राइस। हाउ टू कंप्यूट क्या? आर्म्स लेंथ प्राइस। 92D records to be maintained for transfer pricing. Types of records to be maintained. Types of records to be maintained for transfer pricing. Types of क्या? For transfer pricing. कौन सा सेक्शन? 92D और 92E ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट सर एक बार 92D वापस बताना। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। 92B मतलब मीनिंग ऑफ क्या? तो देखो चार्जिंग सेक्शन ये चैप्टर कब अप्लाई होता है? मीनिंग ऑफ क्या? एसोसिएट एंटरप्राइजेस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, आर्म्स लेंथ प्राइस और टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी
और हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की ट्रांसफर प्राइस आपने सही निकाली है, इसकी क्या करवाओ, ऑडिट करो। 92E। बोलो बच्चे, बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, क्या ये चैप्टर सेल परचेज पे अप्लाई होता है, एक्सपेंडिचर भी अप्लाई होता है? सब पे होता है। देखो बच्चों, इधर देखो, आप देखो कैसे होगा। जैसे आप कहां बैठे हो, कहां बैठे हो, अब समझना मेरी बात, जो मैं बता रहा हूं उसके कारण से एक चैप्टर का और जन्म हुआ। तो शुरू में नहीं था वो चैप्टर, अब जन्म क्यों हुआ? मैं कहां हूं, इंडिया, ये कहां है, यूएसए। मेरा यहां पे सेल आ रही है, मान लो 100 करोड़ की सेल कितनी आ रही है, मेरा परचेज कितने की है, 50 करोड़ की। बताओ मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 50 करोड़। टैक्स कितना लग रहा है, 30%। बताओ आपका दिमाग क्या चीज में लगेगा, अरे यार कैसे टैक्स बचाए, बोलो कह रहा हूं गलत है, आपका दिमाग कैसे बचेगा? ये कौन थी आपकी, कौन थी, एसोसिएट। और मान लो ये कहां थी, कहां थी, व्यापार में पैसों की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती, क्या पड़ती है, पैसों की जरूरत। इसने इसको 100 करोड़ का क्या दिया, लोन। इसने इसको 100 करोड़ का क्या दिया, और ये उसको 35 करोड़ का क्या दे रही है, इंटरेस्ट एट द रेट 35% पर एनम। दया कुछ तो गड़बड़। 35% किसे कहते हैं, आज बैंक से कितने में आ जाता है, 6%। बताओ अब अगर ये नहीं होता नियम तो बताइए आप यहां पे 35 करोड़ का खर्चा क्लेम करते, बोलो। या मान लो एक काम करो, 50% की रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या बोला मैंने, तो बताओ यहां 50 करोड़ का खर्चा क्लेम करके इंडिया का प्रॉफिट 0। यहां का खर्चा तो वहां की, हांगकांग में तो टैक्स है ही नहीं ना। क्या किया आपने, बताओ। बाजार में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो चल रही थी 10%, बोलो, और आपने कितने परसेंट की रेट से इंटरेस्ट दिया, तो बताओ एक तरह से इंपोर्ट ही तो हुआ। इंपोर्ट सस्ते प्राइस पे हुआ, महंगे प्राइस पे हुआ, तो बताइए क्या होगा, बताओ कितना अलाउड होगा, 10%। बोलो क्या बोला मैंने, वापस सुनो क्वेश्चन। इंडिया में सेल कितनी थी, खर्चा कितना था, आप क्या चाहते हो, आपने बाजार में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलती है 10, आपने ग्रुप कंपनी से कितने का लोन लिया, 100 करोड़, क्या रेट से, 50% की रेट से। और बताओ इंटरेस्ट का खर्चा क्लेम कर लिया इंडिया में कितना, 50 करोड़। बताओ टैक्स जीरो करा नहीं करा, तो बताइए क्या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो ग्रुप कंपनी के साथ कर रहे हो, क्या वो एक्सपोर्ट पे अप्लाई होता है या इंपोर्ट पे भी होता है, एक्सपोर्ट पे भी होता है, इंपोर्ट पे भी होता है। और अगर कोई भी एक्सपेंडिचर का पेमेंट किसको हो रहा है, एसोसिएट को, वो भी किस पे होना चाहिए, मार्केट प्राइस पे। किस पे बच्चों, मार्केट कितनी है, 10%। तो बताइए उस केस में बताओ 50 करोड़ अलाउड होगा या 10 करोड़, 10 करोड़। बोलो बच्चे, बात समझ में आई है मेरे को। अब बताओ, जब अब लोगों ने क्या करना चालू किया, जब ये नियम आया तो एक नई प्लानिंग हो गई। नई प्लानिंग कैसे हुई, इंडिया की सेल कितनी थी, 100 करोड़, एक्सपेंस कितने थे, 50 करोड़। बताओ इसको पैसे की कोई जरूरत ही नहीं थी, किसको जरूरत ही नहीं थी, पैसे पैसे फंड बढ़ा हुआ है खूब, पैसा उठा के क्या ले लिया, क्या ले लिया, 500 करोड़ का क्या ले लिया, लोन। किससे, मार्केट रेट पे। 10 मिनट, 5-7 मिनट, किस रेट पे। अब बोलो, अब तो ये चैप्टर अप्लाई होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा दिनेश, फेयर मार्केट लो, आपने कहा था ना फेयर मार्केट लो, कर लिया हमने। अब लॉ में ये कहा लिखा हुआ है क्या, जरूरत थी या नहीं। इनकम टैक्स में ये तो कोई नियम ही नहीं है क्या। आज बताओ, जैसे मैंने एक फर्म खोल रखी है, मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं बैंक में, और मैंने बैंक से 2 करोड़ का लोन ले लिया, और उस पैसे का जरूरत ही नहीं पड़े हुए खाते में। इनकम टैक्स में कोई नियम नहीं है क्या कि आप लोन तभी लो जब पैसों की जरूरत है, नहीं मेरे को तो लूंगा, मेरी मर्जी। बताओ, अब बताओ क्या होगा, अब बताओ 50 करोड़ का क्या हो गया, बताओ प्रॉफिट क्या कर लिया, 0। अब बताओ मार्केट पे तो किया है, अब बताओ पिछला चैप्टर लगेगा क्या,
नहीं लगेगा ना, क्यों नहीं लगेगा दिनेश? मार्केट में लिया है। बताओ लोगों ने जब ट्रांसफर प्राइसिंग आया तो बताइए लोग ये रास्ता अपनाने लग गए। बताओ ये वापस क्या चालू हो गया? टैक्स अवॉइडेंस। बताओ प्रबल प्रेम के पाले पड़ते, क्या बोला मैंने? बदलते देगा। तो बताओ इनकम टैक्स वालों ने नियम क्या कर दिए? बदल दिए। और अब नियम बदल के क्या किया? बताओ क्या किया? अब एक चैप्टर लेके आए, कौन सा? 94B, लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। क्या लेके आए बच्चों? लिमिटेड वैल्यू ऑफ, बताओ कोई नाम से बता सकता है इसका मतलब क्या है? लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट क्या है नाम से? हाँ, देखो कितना कितना दिमाग चलने लग गया इसका। क्या हुआ इसका मतलब? अगर आपने ग्रुप कंपनी से क्या लिया? लोन, तो इंटरेस्ट का जो खर्चा है ना वो 30% से ज्यादा अलाउड नहीं होगा। किसका? 30%। तो आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 50 करोड़ का 30%। बस, तो ये जो 50 करोड़ है ना, ये कितना करोड़ होगा? 15 करोड़। तो 15 करोड़, इससे ज्यादा अलाउड नहीं होगा। प्रॉफिट का 30% से ज्यादा अगर आपने किसको इंटरेस्ट दिया तो बताओ मैक्सिमम कितना करोड़ होगा? 30%। तो चैप्टर का नाम क्या बना? लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। देखो 94B, 94B, लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। पिछले 2 अटेम्प्ट से 30-30, 7-7 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है 94B पे। लिमिट, ये चैप्टर है ये पूरा, लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। लिखो, ये क्या बोलता है? अगर आपने एसोसिएट एंटरप्राइजेस से लोन लिया, अगर आपने एसोसिएट एंटरप्राइजेस से लोन लिया इवन ऑन मार्केट वैल्यू, इवन ऑन आर्म्स लेंथ प्राइस, इवन ऑन क्या? आर्म्स लेंथ प्राइस, टोटल इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। टोटल इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। टोटल क्या इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउड? एक लिमिट तक अलाउड होगा, केवल एक लिमिट तक अलाउड होगा, दैट इज 30% ऑफ प्रॉफिट। 30% ऑफ प्रॉफिट। बोलो बच्चों, चैप्टर का नाम समझ में आ गया क्या? 5-2 चैप्टर का नाम क्या है? लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। बोलो तो बताइए, 3 चैप्टर के नाम बताए मैंने आपको। एक का नाम तो बताया क्या? DTAA। दूसरा क्या बताया? क्या ट्रांसफर प्राइसिंग केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे अप्लाई होता है, खर्चों पे भी होता है? अगर एक्सपोर्ट अंडर प्राइस किया, इंपोर्ट और खर्चे ओवर प्राइस किए, तो चैप्टर क्या हो जाता है? अप्लाई। अगर आपने ग्रुप कंपनी से इंटरेस्ट दिया तो क्या पूरा अलाउड होगा या लिमिटेड वैल्यू तक? कितना? प्रॉफिट 30% ऑफ। और एक आएगा बच्चों कौन सा? 94A। 94A। बच्चों बताओ, ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर, ये दोनों चैप्टर कब अप्लाई होते हैं? जब ट्रांजैक्शन थर्ड पार्टी से क्या है या एसोसिएट के साथ। एक ऐसा सेक्शन है, कुछ कंट्रियों से इंडिया के पास इंफॉर्मेशन नहीं आती है। क्या बोला मैंने? कुछ कंट्रियों की इंडिया से बनती नहीं है, और जब बनती नहीं है तो इंफॉर्मेशन नहीं आती। तो इंफॉर्मेशन नहीं आती, जैसे और स्विस बैंक है, अमेरिका है, वहाँ के टैक्स डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं? संपर्क में रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ से क्या, सीरिया, यहाँ आतंकवादी रहते हैं, वो आपको और इन्फॉर्मेशन भेजेंगे। बोलो, तो कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ से आपके पास क्या नहीं आती। तो अगर आपने उन कंट्रियों में ट्रांजैक्शन किया है जहाँ से इंडिया के पास क्या, उनको नोटिफाइड एरिया बोला गया। क्या बच्चों बच्चों? तो वहाँ पे ऐसा माना जाएगा कि ट्रांजैक्शन हमेशा किसके साथ हुआ है? एसोसिएट के साथ। क्या बोला मैंने? कुछ ऐसे देश है जहाँ के पास इंडिया के पास क्या नहीं आती,
तो अगर वहां पे आपने किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ भी क्या किया तो ऐसे माना जाएगा जैसे, और फिर उस पर यही ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएगा। समझ गए क्या बच्चों, क्या बोला मैंने? नोटिफाइड एरियाज में अगर आपने क्या किया, ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड या नॉन रिलेटेड, ऑलवेज क्या माना जाएगा, और फिर उन पर ये ट्रांसफर प्राइसिंग वाला जो चैप्टर है ना, उसके प्रोविजंस क्या होंगे बच्चों, अप्लाई होंगे। और उसके बाद तो 4 चैप्टर के नाम बता दिए मैंने, तो कौन कौन से, DAA, ट्रांसफर प्राइसिंग, लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट और एनजे। अब बोलो बच्चों मेरे साथ, क्लास ओवर करने से पहले जल्दी जल्दी बोलो। 1 सेक्शन, 2 चार्जिंग सेक्शन, स्कोप, RS, रिसीव, अक्रूड, 10(1) एग्रीकल्चर, 10(2) से 10(48) अदर एग्जामिशन, 10AA सेट, 11 से 13 ट्रस्ट, 13A पॉलिटिकल पार्टी, 13B इलेक्टोरल, 14 हेड्स ऑफ इनकम, इनकम अगर एग्जाम्प्ट है तो खर्चे अलाउड, 17 सैलरी, 22 से 27 हाउस प्रॉपर्टी, 28 से 44 BNP, 45 से 55 कैपिटल गेन, 56 से 59 अदर सोर्स, 60 से 65 क्लबिंग, 68 69 अनडिस्क्लोज इनकम, 70 से 80 सेट ऑफ, 80C से 80U डिडक्शन, 81 से 85 है ही नहीं, 87A की रिबेट और 89 की रिलीफ, 90 DTAA हो रखा है, 91 चार्जिंग सेक्शन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, एसोसिएट किसे कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकालते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, CA की क्या लेनी है रिपोर्ट। अगर NJA में ट्रांजैक्शन किया तो नहीं, अगर आपने नोटिफाइड एरिया में क्या किया ट्रांजैक्शन, तो उस पर भी ये चैप्टर क्या हो जाएगा, अप्लाई। और 94B लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, और 95 से 102 गार। आई क्या बात समझे क्या बोला यहाँ पे, और 103 से 109 है ही नहीं, और लास्ट कौन सा 110 से 115। बस तुम्हारा प्रैक्टिकल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बच्चों अगर एक एक सेक्शन याद हो तो फिर डरना किस बात का, पता होना चाहिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या। फिर अपन डिटेल में जाके देखेंगे क्या बोल रहा हूँ। सेक्शन लर्न करने की आदत डालो बच्चों आप लोग, उससे आपको मजा भी आएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों।